हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फटाफट से आप लोग अपने सेशन के साथ जुड़ जाएंगे जिसमें हम करने जा रहे हैं आज का बहुत ही मजेदार चैप्टर और काव्य सौंदर्य का आखिरी चैप्टर। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रजनी, मोनू, हेलो 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 बेटा, सिद्धि, अभय, मयंक, संजय, संध्या, रोहित, वर्तिका, सृष्टि, रिंकू, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। ओके, तो सर्वप्रथम आप सभी को ये पता चल चुका होगा कि आपकी जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम लोग पहले मंडे को मिलते थे, अभी हम वेडनेसडे को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो समय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, हर क्लासेस हमारी चेंज हुई हैं। तो आप लोग भी इससे पूर्णतः अच्छी तरह से अवगत होंगे, अर्थात आपको इस बारे में पता होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इससे पिछला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा था, पहले ये बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो, क्या हाल चाल है बेटा। ओके, बताएं, मेरी आवाज वगैरह सब कुछ अच्छे से आ रही है, वरना फिर बीच में कहोगे मैडम आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, हेलो 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 हेलो, ठीक है ठीक है। ओके, तो बात करें बेटा आज की क्लास में, तो आज की क्लास में हम बहुत ही मजेदार अच्छा सा एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारा अलंकार, ठीक है। तो हम इसको तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, साथ साथ अगर इसके अंदर जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम सर्वप्रथम अलंकार, अलंकार के भेद और उससे संबंधित प्रश्न सब कुछ कवर करने वाले हैं। इससे पिछले चैप्टर की बात करें तो हमने छंद चैप्टर पढ़ा था, बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। छंद का चैप्टर हमने पढ़ा था, सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, छंद के चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। हमने छंद अच्छे से पढ़ा था, छंद क्या होते हैं, उसके अंग क्या होते हैं, और दो छंद हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, दोहा और चौपाई, हमने लास्ट क्लास में अच्छे से इसको पढ़ा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जहां हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अब सबसे पहले आप मुझे बताएंगे ये दो छवियां, मतलब मैं इस जब भी अलंकार का चैप्टर स्टार्ट करती हूँ और मेरी अलंकार की क्लास बिना इस फोटो के हो ही नहीं सकती है, ठीक है। हर साल फोटो चेंज होती है, मतलब मैं नई नई दुल्हनों को ढूंढती हूँ और लगवा देती हूँ, लेकिन होता क्या है कि ये रहता तो जरूर है। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दो पिक्चर्स में आपको क्या अलग लग रहा है, बताओ बेटा। चौपाई के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो सममात्रिक छंद है जिसमें सबकी मात्राएं समान होती हैं और उसके 16 अगर हम बात करें कितनी मात्राएं होती है तो 16 मात्राएं होती हैं। दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है जिसकी आधी मात्राएं, यानी अगर हम बात करें 1 और 3 की तो 13 होती हैं और 2 और 4 की 11, तो 13 की मात्राएं पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इसके अंदर आप लोग मुझे बताएं, भैया बताओ ना, ये नहीं हम तुमसे पूछे कौन सी अच्छी लग रही है, ए वाली बी वाली, हाँ पहले से सेटिंग चल रही है तुम लोगों की, नहीं मैडम पहले वाली अच्छी लग रही है, दूसरे वाली अच्छी लग रही है, ये नहीं, हाँ मेकअप श्रृंगार, ओके। अच्छा, सबसे बड़ी चीज अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से सुंदर कौन सी लग रही है, अपने आप कहोगे कि मैडम बी वाली ज्यादा सुंदर लग रही है। ये भी सुंदर है, अच्छी है, प्यारे प्यारे नैन नक्श हैं इसके, पर ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। वैसे भी भारतीय सभ्यता में दिखती हुई लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती है ना। खैर, अब आप देखिए बच्चा कि इसके अंदर एक लड़की है जो बिना श्रृंगार के है, ठीक है।
एक लड़की है, लेकिन इसी लड़की को अगर हम श्रृंगार के साथ तैयार कर दे तो इसकी सुंदरता बढ़ जा रही है ना। इसकी सुंदरता में और 4 चांद लग जा रहे हैं, मतलब और सुंदर बन जा रही है। ठीक इसी प्रकार जब हम कविता में सुंदरता लाते हैं, उसमें शब्दों के माध्यम से या अर्थ के माध्यम से सुंदरता लाते हैं, उसी को हम अलंकार कहते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, अलंकार अगर मैं इसको कहूं कि इसको किससे सजाया गया है, तो आप कहोगे कि मैम आभूषण से और मेकअप से सजाया गया है ना। उसी तरीके से अब मुझे कविता वाले पार्ट को सजाना है, यानी कविता को सजाना है, तो ऐसा थोड़े ना है कि मैं उसको कहूंगी कि चलो भैया इसको गहने पहनाओ, है ना, कविता को गहने पहनाओ, नहीं हो सकता ना। तो कविता को हम कैसे सजा सकते हैं? ऐसे शब्दों का चुनाव करके या ऐसे अर्थ का चुनाव करके जिसको सुनकर आनंद आए, मजा आए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि आज आसमान में बिजली चमकी, ये लाइन बिल्कुल इस लड़की की तरह सीधी और सरल सी लग रही है। आज आसमान में बिजली चमकी, ठीक है, इसको हम इसको एक टाइटल दे देते हैं, भैया इसको किसी ने छेड़ा। ठीक है, ये भैया लड़का है और इस लड़के ने इसको छेड़ा, जो कि बहुत गलत काम है। लेकिन एक बात बता रही हूं, इसने इसको क्या कहा? इसने इसको कहा आज आसमान में बिजली चमकी। ठीक है, इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भैया इसमें कौन सी बड़ी बात बोल रहे हो, ठीक है, हट, बदतमीज कहकर वो वहां से चली गई। लेकिन एक शायर बाबा बैठे थे, उन्होंने इसको देखते ही क्या कहा? ठीक है, एक शायर थे, उसने कहा ऐसे नहीं, हम कुछ और अलग तरीके से कहेंगे। तो उसने मैंने क्या कहा? उसने कहा नभ में चमचम चपला चमकी, नभ में चमचम चपला चमकी। ठीक है, अब लड़की थोड़ा सा सोची कि भैया कुछ अच्छा ही बोले होंगे, हो सकता है इसको उतनी हिंदी ना आती हो, इतने अर्थ ना पता हो, उसको ये लगा होगा कि कुछ अच्छा ही बोला होगा। या फिर उसने शायरी की तरह कही कि आज नभ में चमचम चपला चमकी, तो उसको लगा कि मेरी सुंदरता में कुछ वर्ड कहे गए हैं। लड़की को थोड़ा ठीक ठाक लगा। भैया ऐसा तुम मत करने लग जाना, कहीं ऐसा ना हो कि कुटैया वटैया हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसने कहा। तो देखो, कहने के यानी शब्दों में कितना अंतर होता है। ये वाली लाइन कितनी सिंपल सी लग रही थी, आज आसमान में बिजली चमकी। ठीक है, हाँ, और दूसरा नभ में चमचम चपला चमकी। आप देखिए, खुद ब खुद एक सुंदरता आ रही है, एक इंटरेस्ट आ रहा है, एक वर्ड जो इसके अंदर वर्ड्स लिए गए, जो इसके अंदर शब्द लिए गए हैं, उनका चुनाव इतने अच्छे तरीके से किया गया है कि एक लय बन रहा है, एक गीत बन रहा है और सुनने में कानों को आनंदित कर रहा है ना। तो इस तरह से अलंकार का यही काम होता है, जो साधारण शब्दों को उसको और सजा कर, है ना, कविता की तरह रूपांतरित करते, उसको रखते हैं और जिसको सुनकर पढ़कर मजा आता है। ठीक है, तो अब यहां से आप ये समझ गए होंगे कि जिस प्रकार एक नारी को आभूषण से सजाया जाता है, उसी तरह कविता को अलंकार से सजाया जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। क्या होता है बेटा? आभूषण होता है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि अलंकार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो अलम धन कार से मिलकर बना है। बोलो, यहां तक बात सभी को समझ में आई? यहां तक सबको समझ में आई? ठीक है, जैसे बचपन में आप लोग ये राइमिंग वर्ड्स एक दूसरे से बहुत बुलवाते होंगे। अच्छा, एक तुम लोग आप मुझे बताना, ठीक है, स्कूल में अभी भी तुम लोग ऐसे कौन से, जैसे हम लोग अपने फ्रेंड से ये बुलवाते थे, बहुत पहले के टाइम में चलता था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये तो बहुत इजी वाला था, ये तो बहुत इजी है, बोल लेते हैं, है ना। एक तो ये वाला ना बहुत खतरनाक होता था, एक ऊंट ऊंची, एक ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची।
ठीक है, इस लाइन को जल्दी जल्दी बोलना है, बोला ही नहीं जा सकता है। एक ऊंट ऊंची, एक ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, एक ऊंट ऊंची, एक ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। ये तो मैं थोड़ा सा सोच सोच के बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी बोलना हो तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताओ, आप अपने स्कूल में क्या बुलवाते हो एक दूसरे से? ठीक है, या फ्रेंड से, किसी से भी, या फिर ऐसे बुलवाया जाता था, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। या पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पंखी पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। या फिर ऐसे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, जॉनी जॉनी यस पापा करते हो क्या? कि चलो बोलो जॉनी जॉनी यस पापा। हाँ, नदी किनारे किनारे की दुकान। अच्छा, इसको जल्दी जल्दी बोलना। ओके, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। ये तो सब एक ही लाइन है, इसको डबल बार बार कैसे बोलना है? अरे वो जिसमें आपकी जीभ अटके वो शब्दों की बात कर रही हूं मैं। चलो, तो अगर हम इन सब की बात करें बेटा, कि जैसे हम पहले बोलते थे, अब देखो चंदू के चाचा को चंदू की चाचा, तो इसमें च च च वर्णों की आवृत्ति से इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, या फिर जब आप ये बोल रहे हो पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, तो इसमें प प प प वर्णों की रिपीटेशन हो रहा है, इस वजह से मजा आ रहा है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, प का रिपीटेशन है, इसलिए मजा आ रहा है। तो जब भी किसी भी पंक्ति में कोई चीज रिपीट होती है तो उसमें आनंद आता ही आता है, और इसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसी को अच्छे से आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलो, अब आप लोगों को मैं कर रही हूं थोड़ी देर के लिए शांत। ठीक है, अब सिर्फ सुनना है आपको। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट, श्रृंगार, आभूषण, गहना आदि होता है। साहित्यिक अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? साहित्य अलंकार का प्रयोग काव्य यानी कविता को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार अलंकृति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है? किसी रचना की शोभा बढ़ाए गए, काव्य की सुंदरता बढ़ाए, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार से तात्पर्य है अलंकृत करना, भाव को प्रभावी अभिव्यक्ति देना, काव्य को आकर्षक बनाना, या उपरोक्त सभी। अलंकार से तात्पर्य है अलंकृत करना, भाव को प्रभावी अभिव्यक्ति देना, काव्य को आकर्षक बनाना, या उपरोक्त सभी। भाषा कठिन लग रही होगी आपको सुनने में, पढ़ने में, लेकिन सही पूछा गया है। अलंकृत करना अर्थात सजाना, भाव को यानी आप शब्द और भावनाओं यानी फीलिंग्स को आप अभिव्यक्त कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। काव्य को आकर्षित बनाना, बिल्कुल ये भी इसमें होता है। ठीक है, अलंकृत करना भी होता है, भाव को प्रभावित करना भी होता है, काव्य को आकर्षित करना भी होता है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ए आंसर कर रहे होंगे, मुझे पता है। ये पोल क्यों नहीं स्टॉप हो रहा? 59.91% बच्चों ने उत्तर दिया है इसका। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। अलंकार, अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तब आपको और आगे पढ़ने को मिलेगा 11th 12th में। फिलहाल अभी आपके लिए सिर्फ 2 ही अलंकार पूछे जाते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। एक और प्रकार होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार का अर्थ होता है दोनों प्रकार का अलंकार। ठीक है, दोनों प्रकार मतलब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सुंदरता लाई जाए, पर आपके सिलेबस में नहीं है तो अभी हम उसको साइड करते हैं। फिलहाल हम शब्दालंकार और अर्थालंकार को समझेंगे। शब्दालंकार का मतलब होता है जब किसी कविता में शब्द के माध्यम से सुंदरता लाई जाए। देखो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्या कहा गया है? जब किसी कविता में शब्द के माध्यम से सुंदरता लाई जाए उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और जब किसी कविता में अर्थ के माध्यम से सुंदरता लाई जाए
उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर शब्द हो गया और यहां अर्थ हो गया। कौन कौन से इसके भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ऐसे तो बहुत सारे और होते हैं, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस तरह से अर्थालंकार की बात करें तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ये सभी अलंकार इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस के 9th के सिलेबस में सिर्फ ये 3 अलंकार आएंगे, तो हम इन्हीं को ही पढ़ेंगे। अर्थालंकार आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ने वाले। ये 10th क्लास में आएगा आपका। 9th क्लास में आपका शब्द अलंकार आता है। ठीक है बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार आप लोग मुझे बताएंगे। आज पोल सही से काम नहीं कर रहा है क्या? बताइए। जल्दी से बताओ। क्लियर है बेटा? यस, यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, एग्जाम्पल्स देखे, क्वेश्चंस देखे एग्जाम में कैसे आते हैं। चलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का उदाहरण नहीं है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। चलो आंसर करो। बताएं, आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसमें बेटा? कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का उदाहरण नहीं है, यानी वो शब्द अलंकार में नहीं आता है। देखा जाए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार। जैसे लग रहा है पोल बहुत स्लो चल रहा है। ओके, तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह अर्थालंकार का भेद है। चलिए, 81.3%, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं शब्द अलंकार को, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ठीक है, ओके। क्या कहते हैं बेटा कि काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, अभी हमने इसको पढ़ा था, शब्द अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि कविता में जहां शब्दों के विशेष प्रयोग से सुंदरता आए, लय आए, है ना, उसी को हम शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे तट तमाल तरुवर बहुछाए, या जैसे मैं कहूं कि नभ में चमचम चपला चमकी। तो आप देखिए यहां पर च च च वर्णों की आवृत्ति, या फिर यहां देखें तो त त त वर्णों की आवृत्ति। ये शब्दों का ऐसा चुनाव है जिससे कि लय आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते, और इसका सबसे पहला हमारा कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, फिर यमक, फिर श्लेष। सबसे पहले हम अनुप्रास को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अनुप्रास अलंकार, पता है जब मैं 9th 10th में थी, आपको पता है मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। जब मैं 9th 10th में थी, मेरे साथ क्या होता था कि मुझे सभी अलंकार में ना अनुप्रास ही दिखता था। मुझे कहीं पर ऐसा लगता ही नहीं था कि इसमें यमक होगा या इसमें श्लेष होगा। ये सच्ची बताना, तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है? मुझे पता नहीं क्यों ये चीज होती थी कि मुझे ये आइडिया ही नहीं लगता था कि किसमें यमक होगा, किसमें श्लेष होगा, क्योंकि मुझे सब में अनुप्रास लगते थे। ऐसा लगता था अनुप्रास ही है, इसमें भी अनुप्रास है, इसमें भी अनुप्रास है। फिर भैया मेरे जब बोर्ड्स की परीक्षा होने को आई, और ये 9th में भी मैंने ऐसे गड़बड़ करी थी, जब बोर्ड की परीक्षा से पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, तो वहां पर मेरे नंबर कम आए और मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि भैया ऐसे कैसे, जो चीज मतलब हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उसके बावजूद उसमें नंबर कम आ रहा था। तो मेरे टीचर ने कहा कि तुम्हारी अलंकार में गड़बड़ होती है, जहां जहां गड़बड़ होती थी वो चीज हमें बता दी थी, मेरी फेवरेट टीचर थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसको अच्छे से पढ़ा जाए, और एक दिन मैंने अच्छे से अलंकार की मतलब व्याकरण की किताब उठाई और अलंकार पढ़े, तब जाकर पता चला कि अच्छा अलंकार की अपनी अलग पहचान है, यमक की अलग और श्लेष की अलग होती है। यह आज मैं आपको भी सिखाने वाली हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि अनुप्रास कब होता है, यमक कब होता है और श्लेष कब होता है। ठीक है, चलो
ये देखो इसका नाम है अनुप्रास, देखो पेंसिल लेकर भाग रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसने कहा कि अनुप्रास क्या कहता है कि पंक्ति में क्या होगा कि वर्णों की आवृत्ति होगी। क्या होगी? वर्णों की आवृत्ति। अब इसका मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है बेटा रिपीटेशन। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। वर्ण मतलब आपके लिए मैं बता दूं अक्षर, ठीक है। अक्षर रिपीट होंगे, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, या तो स्टार्टिंग में मिल सकते हैं या लास्ट में मिल सकते हैं, कहीं पर भी मिलेंगे, पर एक से ज्यादा बार जब रिपीट हो रहे होंगे तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। चलो अब देखें, यही चीज अनुप्रास ने भी लिखी है कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी रिपीटेशन एक से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप देखिए, तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहां देखो त, ठीक है। आप यहां क्या देख रहे हैं? त अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। यहां त वर्ण के विशेष प्रयोग से पंक्ति में लय आ रहा है, इसलिए यहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। अब यहां देखो प और आप ध्यान से देखेंगे तो पढ़ी पढ़ी दो बार, इसमें भी डी। अच्छा, पढ़ी पढ़ी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या पा रहे हैं कि प वर्ण की आवृत्ति यानी प वर्ण बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। एक और देखें, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहां पर देखिए बेटा च, ठीक है, दोबारा फिर च आया है, तो आपने यहां क्या देखा कि फिर च वर्ण रिपीट हो रहा है। बोलो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अनुप्रास, अभी सिर्फ अनुप्रास पर ध्यान दो, क्या कि अक्षर रिपीट होगा, ठीक है। और देखो, सजती सजावती सर हरसती दरसती प्यासी। अब यहां देखो स, यहां पे भी स है, यहां पर भी स है, तो स वर्ण की आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति हो रही है बेटा? स वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। यहां देखो, शिथिल शरीर वसन विशृंखल कवरी अधिक अधीर खुली, तो श और जगह नहीं है, तो यहां पर आप देखेंगे श वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। यहां देखो, छलकती मुख की छवि पुंजता छिटकती छीत छू तन की छटा, तो छ छ छ छ छ छ, इन सब में आपने क्या पाया? छ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन सब में आपका क्या हो जाएगा बेटा? कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। चलिए, क्लियर है? सबको समझ में आया? एक बार फटाफट से मुझे बताएंगे, अनुप्रास अलंकार सबको क्लियर हुआ? हेलो भाई, इधर हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए वार्तालाप को छोड़ के इधर सुन लो, बताओ। अच्छा, हमको ये समझ में नहीं आता, कम्युनिटी कम पड़ जाती है तुम लोगों के लिए, तुम लोग ऐसे ही आपस में बतियाते रहते हो, यहां क्लास में भी तुमको बातें करनी होती हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ू? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे और एग्जाम्पल देखो, सुभग श्रोण सरसुरोह लोचन, तो स जागु जागु जीव जड़ जोहे जग जामिनी, ज सोवत सपनेहु सहे संसृत संताप रे,
स स स स स। आपके लिए ये अच्छा है कि अनुप्रास अलंकार में हमें अर्थ तो नहीं, काम चल जाता है वर्ण से। कर्ण उसमें जब हम आएंगे ना यमक में, तब हमें अर्थ जानने की जरूरत पड़ती है। चलो, जिस पर गिरिवर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, तो यहां पर देखो बेटा र र र र। अब देखो र लास्ट में रिपीट हो रहा है, लास्ट में। आपको पता है अनुप्रास अलंकार के भी 5 अपने भेद होते हैं, छेका अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, ठीक है, श्रुत्य अनुप्रास, इसी तरीके से होते हैं। लेकिन उसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल के लिए। तो यहां लास्ट में रिपीटेशन हो रही है, इसीलिए देख रहे हो गिरिकर उदर दरी, तो र र र रिपीट हुआ है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट देखो गोपी ग्वाल गाई, तो ग ग ग ग, ठीक है। यहां देखो कौन काहू की कान करे, क क क क क, ठीक है। सगरो ब्रजवीर बिकाय गयो है, तो क। इन सब में आपका अनुप्रास अलंकार है। तो इतने एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आपने इनको अच्छे से देख लिया, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ लिया, अच्छे से देख लिया, तो एग्जाम में इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उनका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। अब अनुप्रास भैया ने तो कहा कि भाई हम क्या कहेंगे, हम रिपीट होंगे। ध्यान से सुनना, अनुप्रास ने क्या कहा कि हम पंक्ति में बार बार आ जाएंगे पर हम अपना अर्थ नहीं बदलेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार अर्थ बदले, ठीक है। हम एक के बार आएंगे और मतलब एक ही मेरा अर्थ है, अब तुम इसको जहां जहां यूज करना चाहते हो कर लो, ठीक है। दूसरी जगह यमक कहता है कि मैं 2 बार आऊंगा, मैं 2 बार आ सकता हूं, 3 बार आ सकता हूं, पर जितनी बार आऊंगा मेरा अर्थ बदल जाएगा। भैया मैं थोड़ा नकचिड़ा हूं, मतलब मुझे हर बार अपना अर्थ बदल लेना है, ठीक है। तो यमक क्या कहता है कि पंक्ति में शब्द एक या उससे कई बार आए, एक से ज्यादा बार आए और उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। अनुप्रास भैया क्या कह रहे थे कि हम कितनी बार भी आए हम अर्थ नहीं बदलेंगे, लेकिन यमक क्या कह रहे हैं, हम जितनी बार आएंगे हम अपना अर्थ बदल देंगे, ठीक है। एक से ज्यादा बार आए कि हमारा अर्थ बदल गया, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं इसको। शुचिवर के कर कुलीन लख कर। अब देखो शुचिवर के कर, एक बार कर यहां आया है, एक बार कर यहां आया है। तो इस काव्य पंक्ति में कर की आवृत्ति 2 बार हुई है। प्रथम कर का अर्थ होता है हाथ और दूसरे कर का अर्थ होता है सहायता करना, ठीक है, काम करना। शुचिवर के हाथ कुलीन लख कर, यानी देख कर। कुलीन मतलब बड़े और लख कर मतलब देख कर, ठीक है। तो यहां कर शब्द के 2 अर्थ निकलेंगे। इसी तरीके से एक और हमारा एग्जाम्पल होता है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए, ठीक है। अब यहां देखिए कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है। एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना, और एक कनक का मतलब धतूरा, ठीक है। ये सोना वाला सोना नहीं है, वो पहनने वाला सोना है, ठीक है। तो कनक का मतलब, एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा, ठीक है। धतूरा देखे हो तुम लोग, बताओ धतूरा देखे हो, हाँ या ना। बताओ जल्दी से बताओ, धतूरा देखे हो। पता है कैसा होता है, ऐसे गोल सा, ऐसा गोल सा होता है, हरे रंग का कांटेदार। अभी भैया सावन चल रहा है, पूजा वूजा करने जा ही रहे होगे तुम लोग निश्चित रूप से, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 16 सोमवार के व्रत भी तुम्हारे चल रहे होंगे, हाँ बोलो, चलते हैं। चलो, तो अब इस तरह का आपका क्या होता है, धतूरा होता है, ठीक है, हरे रंग का होता है।
वो इतना ज्यादा जहरीला होता है, ठीक है, अगर उसे कोई 100 गुनी मात्रा में खा ले तो वो बौरा जाएगा अर्थात पागल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी को सोना, सोना मतलब गोल्ड, इस समय देखो ना गोल्ड कितना महंगा हो रखा है, अगर किसी को 100 गुनी मात्रा में सोना मिल जाए तो वो भी बौरा जाएगा, हाय सोना हाय सोना हाय सोना करेगा, मेरे पास मैं तो लखपति बन गया, मैं तो करोड़पति बन गया, ये है वो है, शुरू हो जाएगा वो, है ना। तो जिसको 100 गुनी मात्रा में सोना मिल जाए वो भी बौरा जाएगा, और अगर कोई 100 गुनी मात्रा में धतूरा खा ले वो भी बौरा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर क्या होगा कि सोना और धतूरा, कनक का अर्थ बदल गया। इसी तरीके से देखिए, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अब यहां मन का अर्थ बताओ, चलो देखो, एक मन का ये रहा और एक मन का ये रहा, चलो बताओ। हाँ बताओ। देखो, मन का शब्द, एक तो मन का अर्थ है हृदय का, दिल का। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कर का मन का, माला फेरते फेरते जुग बीत गया, लोग आकर चले गए पर लोगों के अंदर का मैल नहीं गया। इसलिए यहां पर कवि कहते हैं कि हाथ में जो तूने माला ली है ना, उसको छोड़कर हृदय के, दिल के, मन के अंदर जो तेरी मोती है ना, मोती, ठीक है, मनका का अर्थ होता है मोती, ठीक है, तो जो तेरे दिल का अंदर की जो मोती है उसको फेर, अर्थात अपने अंदर के छल कपट को तू अपने अंदर से दूर कर दे, ठीक है। तो यहां मनका शब्द के दो अर्थ निकले हैं। एक मनका का मतलब होता है मोती, और एक मनका का मतलब होता है हृदय, दिल, ठीक है। चलो, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जागती जगती की भूख प्यास। देखो, केकी मतलब होता है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, केकी मतलब हम कहते हैं मोर को, कि मोर जब नाचता है तो उसके नुपुर ध्वनि को सुनकर, नुपुर मतलब होता है पायल, ठीक है, उसकी पायल की ध्वनि को सुनकर जगती, एक जगती का मतलब होता है बेटा जागना, ठीक है, और एक जगती का मतलब होता है पृथ्वी, वैसे यहां लिखा हुआ है पृथ्वी, कि पृथ्वी जाग जाती है। तो यहां जगती शब्द दो बार आ रहा है, एक जगती का मतलब होता है जाग जाना, और एक जगती का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी को कहा गया है, ठीक है। तो आप यमक अलंकार में क्या पा रहे हैं कि शब्द दो बार आ रहे हैं पर उनका अर्थ बदल जा रहा है। बोलो, बात समझ में आई? सबको यमक अलंकार समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूं, क्वेश्चन भी दूंगी अभी। तीसरे वाले में अनुप्रास अलंकार भी आ रहा है। अच्छा बच्चे, बहुत सही। देखो, जब भी ऐसी चीजें होती हैं, आपको ये लग रहा होगा कि मैम म, ठीक है, म वही वाला आ रहा है ना, कि आप सबसे पहले वर्णों की आवृत्ति देख रहे हैं, लेकिन वर्णों के बाद आप जरा देखिए, क्या इनके अर्थ भी अलग निकल रहे हैं? तो अर्थ अलग निकल रहे हैं। अनुप्रास के अंदर वापस आ जाओ। अनुप्रास के अंदर जब आपने पढ़ा, यहां देखिए, ये रहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। आप जरा पोथी से पढ़ को करिए, पोथी अलग है, पढ़ का अलग अर्थ है। पढ़ पढ़, अब यहां पढ़ पढ़ में दो बार आया है, लेकिन जरा देखिए क्या इनका अर्थ बदला है? नहीं, पढ़ना पढ़ना ही होता है, इसका अर्थ नहीं बदला। लेकिन जरा आप यहां आ जाइए, माला फेरत में, तो यहां पर आप देखेंगे मन का और मन का आ रहा है, लेकिन दोनों में अर्थ बदल जा रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है बेटा, कि जब भी अर्थ का परिवर्तन होगा तो वो यमक होगा, लेकिन जब अर्थ बिल्कुल नहीं बदलेगा, सेम अर्थ निकालेगा, तो अनुप्रास रहेगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, कौन था ये? गिरीश, अभी समझ में आ गया होगा बेटा। अनुराग, प्रश्न करो तो पूछे। रव का अर्थ वैसे बेटा होता है
हम उसको कहते हैं धूल के लिए भी प्रयोग करते हैं। यहां पर ध्वनि से निकल कर आ रहा है, मोर की आवाज से लेकर आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में अर्थ, बेटा जो मैं आपको एग्जाम्पल्स करा रही हूं यही आपके एग्जाम में आपको इसी एग्जाम्पल से देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, मैंने जितने इंपॉर्टेंट है जो यमक अलंकार के सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले परिभाषाएं हैं या कह सकते हो एग्जाम्पल्स है, वो सारे यहां पर रखे हैं, तो परेशान बिल्कुल मत हो, यही आएंगे। ठीक है, चलिए देखो, ऐसा थोड़ी ना कि आपसे 10th क्लास का कोई भी पंक्ति से पूछ लिया जाएगा या 11 से पूछ लिया जाएगा। आप 9th क्लास में है तो आपकी 9th क्लास में जो पद्य खंड होता है बेसिकली वहीं से पंक्तियों को लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ वहां की पंक्तियां हैं, कुछ अलग हैं, मैंने वो सब रख दी हैं जो फेमस हैं, यमक अलंकार में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आया हुआ है, खग कुल कुल सा बोल रहा। अब यहां पर आपको देखकर क्या लगेगा, मैडम अनुप्रास अलंकार लग रहा होगा, लेकिन यहां देखो कुल का अर्थ होता है, खग मतलब होता है पक्षी और कुल का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना तुम किस कुल के हो, परिवार। ठीक है, तो एक कुल का अर्थ तो हम परिवार ले सकते हैं, समूह ले सकते हैं, और कुल कुल सा बोल रहा ये पक्षियों के बोलने की आवाज को दिखा रहा है। ठीक है, यहां प्रथम कुल शब्द का अर्थ समूह है और द्वितीय तृतीय कुल कुल शब्द पक्षियों के कुल कुल कलरव से सूचक है, अर्थात यहां पर उनके बोलने का तरीका बताया गया कि कुल कुल करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपका यमक अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट आ जाता है हमारा श्लेष अलंकार, और इसके बाद मैं सारे क्वेश्चन एक साथ रखूंगी ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो। ओके, देखते हैं बेटा एक बार। ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। कई बार तो इसके अर्थ से पूछ लिया जाता है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। अब भैया देखो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि लास्ट में चलो बता दूंगी कि एक पार्टी क्या कहती है कि अक्षर रिपीट करूंगा, अर्थ नहीं बदलूंगा। दूसरा कहता है नहीं भैया हम जितनी बार आएंगे अर्थ बदल कर आएंगे। श्लेष अलंकार कहता है कि मैं एक ही बार आऊंगा, मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं कि मैं केवल एक बार आऊंगा। अब मुझसे जितने अर्थ जोड़ सकते हो जोड़ लो, यानी शब्द एक बार आए पर उसके अर्थ अनेक निकले, ऐसी कोई कविता लिखो। ठीक है, श्लेष अलंकार थोड़ा सा और ज्यादा एटीट्यूड में आया, सबसे अच्छा है अनुप्रास वाला, है ना, और यहां सबसे ज्यादा एटीट्यूड में कौन आया है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहता है कि मैं एक ही बार आऊंगा, एक के बार शब्द का प्रयोग होगा मेरे से, लेकिन अब मुझसे जितने अर्थ निकालने हैं निकाल लो, ज्यादा बार नहीं आएंगे हम। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारी उजियार करे बढ़े अंधेरो होए। अब यहां पर रहीम जी क्या कहते हैं, जो रहीम गति दीप की, यहां पर रहीम जी हैं। ठीक है, रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कहते हैं अपने शिष्य से कि मेरे ये जो दीपक है ना, इस दीपक की गति और कुल के कपूत, ये तो अच्छा लग रहा है, पढ़ने वाला बच्चा लग रहा है, इसको नहीं लेंगे हम, कुल के कपूत की गति एक जैसी होती है। तो उसने कहा ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दीपक तो रोशनी देता है, कपूत, कपूत का मतलब होता है बुरा बेटा। ठीक है, का मतलब बुरा और पूत मतलब बेटा, जो बुरा बेटा हो उसे कपूत कहा जाता है। तो सामने वाला कहते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, दीपक तो रोशनी देता है। कहते हैं कि देखो जब हम दीपक को जलाते हैं तो पूरे कमरे में रोशनी कर देता है, उसी तरीके से जब कुल का कपूत जन्म लेता है, ठीक है, तो उसके घर में कहते हैं ना कि कुल का दीपक आ गया, रोशनी मनाई जाती है, खुशियां मनाई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ये दीपक बढ़ेगा, दीपक बढ़ने का मतलब क्या है कि अब वो बुझने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे दीपक की लौ बढ़ेगी वो बुझ जाएगी। उसी तरीके से वो जो लड़का है, जो कपूत है, जैसे जैसे बड़ा होगा
गंदे कामों में जुड़ेगा और घर का सर्वनाश कर देगा, है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल सेम जैसा एक दीपक है उसी के जैसे कुल का कपूत भी होता है, क्योंकि पहले तो बचपन में ये भी रोशनी करता है और जब दिए को जलाया जाता है तो ये भी रोशनी देता है, लेकिन जब इसकी लौ बढ़ने लगती है तो क्या हो जाता है, वो बुझ जाता है और पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। उसी तरीके से जब वो बालक बड़ा होता है और बड़ा होने पर गलत कामों से जुड़ जाता है तो वो भी अपने घर में अंधेरा कर देता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे। यहां बारे शब्द के दो अर्थ निकलेंगे। बारे का एक अर्थ होता है जलाना और एक अर्थ होता है बचपन में। जलाना किसको, दीपक को, और बचपन किसके लिए प्रयोग हुआ है, उस कपूत के लिए। उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। बढ़े के भी दो अर्थ है। ठीक है, बढ़े का एक अर्थ होता है बड़ा होने पर, यानी वो कपूत बड़ा होगा, और एक होता है बुझने पर। ठीक है, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, चलो और इसके एग्जाम्पल्स देखो। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां पर इस सुबरन का अर्थ कवि से भी है, व्यभिचारी से भी है और चोर से भी है। ठीक है, इसका मतलब सुबरन के तीन अर्थ निकलेंगे। कवि को खोज किस चीज की होगी, सुंदर अक्षरों की। सोने की अगर मैं चोर कहूं, चोर क्या खोजेगा, सोना चांदी, उसको तो सोना चाहिए। और व्यभिचारी का मतलब होता है जिसका आचरण अच्छा ना हो, जो गलत व्यवहार करता हो, जो मतलब नारी को गलत दृष्टि से देखता है, उसे व्यभिचारी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां सुवर्ण के तीन अर्थ निकलता है। एक सुवर्ण का मतलब होता है कि भाई सोना। ठीक है, यहां पर पहले हम ले लेते कवि से। ठीक है, कवि क्या खोजेगा, सुंदर अक्षर। ठीक है, तो यहां दिया हुआ है सुंदर स्त्री, चोर के लिए, अच्छा यहां लिखा होगा, कहां गया, ये रहा, अक्षर। ठीक है, मैं यही लिख देती हूं, सबसे अच्छा है। एक होता है सुवर्ण का अर्थ सुंदर अक्षर। ठीक है, सुंदर अक्षर की खोज किसको रहती है बेटा, कवि को रहती है। ठीक है, एक होता है सोना, सोने की खोज किसको रहती है, कवि को रहती, सॉरी चोर को रहती है। और एक होता है सुंदर, सुंदर वर्णों वाली नारी, मतलब जो देखने में बहुत सुंदर हो, नारी, इसकी खोज किसको रहती है, व्यभिचारी को। ठीक है, तो यही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कई बार आता है, सुवर्ण वाला आ सकता है, कनक कनक वाला आता है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा बेटा। इसके बाद आ जाता है एक और, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहां कलियां शब्द के दो अर्थ निकलेंगे। एक तो लड़की की यौवन अवस्था को लिया गया है और एक फूल की कली को लिया गया है। ठीक है, तो कलियां के दो अर्थ निकलेंगे। आगे देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार कई सालों से रिपीट होकर आता है। ध्यान से इसको सुनिएगा, क्या कह रहा है इसमें। रहीमन जी कहते हैं कि पानी, रहीमन पानी राखिए, पानी की बहुत इंपॉर्टेंस बताते हैं। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है। कैसे कि एक तो देखो, जब चूना बनाना हो तो पानी की जरूरत है, मोती चाहिए तो पानी की जरूरत है। और मनुष्य के आंखों में अगर पानी का अर्थ शर्म से भी लिया गया है कि अगर शर्म ना रहे, उसके आंखों का पानी चला जाए तो उसके अंदर का शर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए ये तीनों की जरूरत पड़ती है। इन काव्य पंक्तियों में पानी के कई अर्थ स्पष्ट करता है। पानी का अर्थ यहाँ मोती, मनुष्य और चून यानी चूने से संबंधित है। मोती का अर्थ पानी की चमक के लिए, यानी मोती कब बनेगा, जब उसमें पानी पड़ेगा, वो चमकदार होगा। मनुष्य के संदर्भ में आत्मसम्मान, यानी जब उसका पानी सूख गया, उसके आंखों का पानी सूख जाना। कहते हैं ना, कई बार आप लोगों ने ये मुहावरा कहते हुए लोगों को सुना होगा कि तुम्हारे आंखों का पानी सूख गया है क्या, यानी कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है क्या। ठीक है, इस लड़की की आंखों में तो बिल्कुल पानी ही नहीं है। ठीक है, पानी का अर्थ होना कि इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, शर्म ना रह गई हो। ठीक है, और चून, यहां पर एक चूने के लिए होता है आटा,
आटा जो हम गूंथते हैं, आटा गूंथने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, इसलिए यहां पर पानी शब्द का 3 बार अर्थ लिया गया है, इसमें हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला आया है, गुनते लेह रहीम जन सलिल कूप के काढ़ी, कूपहू से कूपहू होत मन काहू को बाढ़ी। यहां देखो इस दोहे में गुण शब्द दो इसका अर्थ निकलेगा। एक अर्थ होता है रस्सी, रस्सी से आप पानी निकालोगे, और एक गुण का अर्थ होता है गुण का अर्थ होगा गुण करना। ठीक है, गुणते लेते रहीम जन सलिल कूपते काढ़ी, सलिल मतलब होता है पानी, और कूप मतलब होता है कुआं, काढ़ी मतलब निकालना, कूपहू से कहूं होत है मन काहू को बाढ़ी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, एक गुण का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी से पानी निकालना, और एक गुण का कि पानी निकालना यानी किसी से ज्ञान को निकालना। ठीक है, ज्ञान को बाहर निकालना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। तो यहां पर गुण शब्द के 2 अर्थ हैं, एक रस्सी और दूसरा क्या है, गुण, एक अच्छा गुण होता है वो वाला गुण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है तो बताएं, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं। तीसरा वाला एग्जाम्पल क्या था बेटा, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, यानी कि यहां पर एक दिया गया है कि अभी एक लड़की यौवन अवस्था में नहीं आई है, और एक यहां पर दिया गया है कि जो उपवन है ना, अभी कली है, अभी वो फूल नहीं बनी है। ठीक है, तो कली कली है, वो फूल नहीं बनी। एक तो फूल की कली है, और एक लड़की की यौवन अवस्था को लिया गया कि अभी तरह से वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। ठीक है, चलिए किसमें यमक अलंकार है बेटा, शब्द एक ही बार आया है और उसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं। शब्द 2 बार आए तो उसका अर्थ बदले। हाँ, यहां देखो ना, पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी दोबारा दिया गया है लेकिन अर्थ सेम है, अर्थ नहीं बदला है। ठीक है, अर्थ वही सेम है। चलिए बेटा, अर्जुन एक से ज्यादा बार हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यौवन, तुम लोग बहुत चतुर बन रहे हो। हाँ, हम खूब समझते हैं, तुम काहे इतना इंटरेस्टेड हो रहे हो। यौवन अवस्था तुमको नहीं पता है, मिच्योर नहीं हुई है अभी लड़की पूरी तरह से। मिच्योर मतलब बड़ी नहीं हुई है ना। अब तुम लोगों को इतना डिटेल में बताया जाए, हमारी बायो वाली कक्षा नहीं है जो तो हमको सोचो मैडम बहुत शर्मा जाएंगी, मैडम नहीं बोलेंगी। ठीक है, चलो, यौवन का मतलब यहां पर बेटा एग्जैक्टली इस तरह से लिया गया है कि एक लड़की अभी पूरी तरह से मिच्योर नहीं हुई है, वो भी बालिका अवस्था में है, बड़ी नहीं हुई है, सिंपल। व्यभिचारी का अर्थ होता है बेटा यहां पर क्या, कि जिसका आचरण खराब हो। ठीक है, जिसका क्या हो, आचरण खराब हो, जो किसी को गलत दृष्टि से देखता हो, गंदी दृष्टि से। हमारी भाषा में बोलते हैं ना भैया ठरकी है, वैसी वाली भाषा बोलते। ठीक है, तुम ये सब भाषा बहुत अच्छे से समझोगे, लेकिन अगर तुमको सुस्पष्ट अच्छे शब्दों में देना तो तुम लोग नहीं समझते हो। व्यभिचारी मतलब जो गलत दृष्टि से किसी के ऊपर देखे उसे व्यभिचारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन से आंसर करो तुम लोग। जब किसी काव्यांश कविता में एक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहां कौन सा अलंकार होता है, चलो बताओ।
ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। 88.66 गुड, बट आगे और बच्चों को भी सही उत्तर देना था। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है, बताओ। राज पोल बड़ा दिक्कत कर रहा है, बहुत स्लो नहीं हो रहा है ये, बताएं। क्या होगा बेटा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है। देखा जाए इसका उत्तर। चलो, तो भाई इसके अंदर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ये क्या हुआ, पोल नहीं आया, तुम लोगों के पास पोल नहीं आया था क्या, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देकर देखती हूँ। जो खग हो तो बसैर करूं, मिली कालंद कूल कदम की डारन। अब देखो नया क्वेश्चन है, नया एग्जाम्पल है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर दे पाते हैं। अगर ये पोल नहीं आया इट मींस पोल में कुछ आज इशू है। नो पोल तो पहले बताना था मैडम, पोल नहीं आया। अभी भी नहीं आ रहा पोल, पोल नहीं आया होगा मुझे लग रहा है। रुकिए मैं चेक करती हूँ, इसको खत्म होने दो फिर चेक करती हूँ। देखो, एक मिनट, आया तो है पोल, आ तो रहे, पिछला वाला नहीं आया होगा, ये वाला पोल तो आया है। चलिए जरा देखिए, एक सेकेंड। जो खग हो तो यानी अगर मुझे पक्षी का जीवन मिले तो मैं कहां बसेरा करूं, कालंदी कूल मतलब किनारे कदम का पेड़, है ना। तो यहां देखो का वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार था। बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत उत्तर दे रखा था। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या दिक्कत आ रही है इसको। चलिए देखते हैं अब सही होगा। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, बताओ कौन सा अलंकार है। शिवांश बेटा पढ़ लो। एक तो हम ये नहीं सोचते हैं, ये नवी नवी कक्षा के बच्चों को प्रेम और ऐसी चीजों में कैसे तुम लोग जुड़ जाते हो। हम ऐसा अज्यूम कर रहे होते हैं, अभी तो ये बच्चे हैं और ये बच्चे अपने आप को सोचते हैं हम कितने बड़े हो गए हैं। हाँ, मतलब हम जब अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि तो भाई छोटे छोटे बच्चे, 9th वाले तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। पर इनको अगर कोई देख ले आकर ना क्लास में तो पता चले ये बच्चे नहीं है, ये हमसे भी बड़े हो चुके हैं। अभी पोल आ रहा है। हम्म
तो च च च च वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं बात करती हूँ, पोल नहीं काम कर रहा है। इसे कैसे आ रहा है ये? छाया है, बहुत लेट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं ऐसा क्यों है। मैंने टीम को बोला तो है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो ये तो हमने पढ़ा था। अब बताओ, अनुप्रास है, यमक है, रूपक है, या श्लेष अलंकार है? देखते हैं इस बार क्या होता है पोल का। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या होगा, मन का और एक मन का, दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। 52% बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलित कलीन किलवत है। बताओ इसमें कौन सा अलंकार है? डाउट लेती हूँ अंश बेटा, परेशान मत हो, अभी सारे डाउट ले लूंगी। कुछ में चल रहा है, कुछ में नहीं चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा पोल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहां देखो, क क क क क क सब में क आ रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। बेटा जितने एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर कराए हैं आप इतने ही कर लीजिए, सफिशिएंट है, इससे बाहर आपको करने की नीड। हाँ, एक चीज है कि अनुप्रास अलंकार में आपको देखते ही पता चल जाएगा कि रिपीटेशन है, और यमक श्लेष के इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। तो अभी हमने इसको पढ़ा था, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये भी आता है। काली घटा का घमंड घटा, यहां देखो घटा शब्द 2 बार आ रहा है। अब देखते हैं यहां पर कितने बच्चों का आईक्यू लेवल अच्छा है, उन्हें घटा शब्द का अर्थ अगर पता है तो वो सही उत्तर दे पाएंगे। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। काली घटा का घमंड घटा, कौन सा अलंकार हो सकता है? काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा,
तो एक घटा का मतलब क्या होता है? बादल। और एक घटा का मतलब होता है घटाना, कम करना। ठीक है, तो यहां शब्द, एक ही शब्द दो बार आया है पर उसका अर्थ बदल गया है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार होगा। ऑप्शन बी आपका राइट है। अब देखते हैं कितने बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया था। 78%। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये था आज का आपका पूरा टॉपिक। एक बार मैं डाउट ले लेती हूँ, फिर मैं आपको एक बार शॉर्ट में और बता दूंगी। एक बार बता ही देती हूँ शॉर्ट में, जिनका डाउट रह रहा है बार बार उनका भी एक बार हो जाएगा अच्छे से तैयार। ठीक है, चलो। तो यहां पर पहले हम 3 लोगों को बना लेते हैं। ठीक है, 3 अच्छे क्यूट क्यूट से लोगों को बना लेते हैं। इसके हम ले लेते हैं आप लोगों की तरह। ओके मैडम, हमारे बाल ऐसे कब से होने लग गए? अच्छे लगेंगे ये बाल? ठीक है, तो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, तुम लोग ऐसे ही कहते हो है? चलो, एक तो है बेटा आपका अनुप्रास अलंकार। एक कौन है आपका? अनुप्रास अलंकार। और एक है आपका यमक अलंकार। और एक है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, अनुप्रास वाला क्या कहता है कि मैं एक ही, मतलब मैं एक से ज्यादा बार आऊंगा, एक से अधिक बार, पर अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यमक कहता है कि शब्द एक से अधिक बार और परिवर्तन होगा। ठीक है, श्लेष कहता है एक ही बार शब्द आएगा, परिवर्तन होगा। यही चीज हमने पूरे उसमें पढ़ी है। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो भाई अब हम इसको डाउट में देख लेते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बेटा नोट्स के सेक्शन में आप देखिएगा, जहां पर कंटेंट होता है वहां शॉर्ट नोट्स करके एक फोल्डर बना होगा, उसी के अंदर नोट्स अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, इसका अलंकार का भी नोट्स अपलोड मैं करवा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। क्लास के बाद आपको इसके भी नोट्स मिल जाएंगे। बेटा इसके बारे में तो मुझे अभी कोई देव आइडिया नहीं है, मुझे इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है, मैं पता कर सकती हूँ। हिमांशी एक बार बेटा क्लास देखनी पड़ेगी इसके लिए, तो आपको ये बोला था कोई अलंकार नहीं समझा, आपने कहा पूरा अलंकार। हाँ बिल्कुल रिया, जितना मैंने पढ़ाया है इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल अस्मिता, क्लास नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, बिल्कुल सेम एज इट इज है, वो भी ऐसे ही आप उनको भी नोट कर सकते हैं। धन्यवाद अक्षत। हाँ बिल्कुल, पोल का कुछ इशू था आज। दिवाकर क्या डाउट है बेटा? इसके अंदर अक्षर रिपीट हो रहे हैं, त त त त, इसलिए इसके अंदर हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है,
सब कुछ इधर उधर हो गया है और शॉर्ट नोट सेक्शन तो मिल ही नहीं रहा है। ओके बेटा, हो सकता है कि आपने अपडेट कराओ। आप जहां पर पढ़ते हो ना सेक्शंस, एक बार वहां ढूंढिएगा। जैसे कि जैसे आपकी जो क्लासेस हुई है ना, उनके क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उन्हीं के बीच में कहीं पर कोई शॉर्ट नोट्स का फोल्डर ना चला गया हो। आप ऐसे ढूंढिएगा, हो सकता है उसमें मिल जाए आपको। ठीक है जारा बेटा। देव बेटा, मैंने आपसे क्या कहा कि जितने मैंने आपको परिभाषाओं में जितने उदाहरण कराए आप उनको तो एटलीस्ट पढ़ लो। देखो सबके अर्थ तो आपको ऑब्वियसली नहीं पता हो सकते हैं, पर जो आपके बुक में मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी, पद्य खंड के जो चैप्टर पढ़ाऊंगी, उनके अर्थ पता चल जाएंगे, है ना। और एग्जाम में हमारे बुक से क्वेश्चन पंक्तियां उठा लेते हैं, या फिर जो मैंने कराए मैं वहीं से वो सारी पंक्तियां उठाकर लाई हूं। कुछ थोड़े अलग हैं तो वो भी मैंने रख दी हैं, तो ऐसे तो पढ़ सकते हो आप जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, श्लेष अलंकार के अंदर जसवीर बेटा ये कहा गया है कि शब्द एक ही बार आएगा पर उसका अर्थ बदल जाएगा। कोई शब्द एक बार आए, उसका सेंस आप 2-3 चीजों से जोड़ सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने बोला था, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो यहां सुबरन शब्द एक ही है, पर इसका कनेक्शन चोर से भी है, इसका कनेक्शन व्यभिचारी से भी है, और इसका कनेक्शन आपके कवि से भी है। यानी इस सुबरन के कुछ 2-3 अर्थ निकलने चाहिए, 3 अर्थ। तो एक जो कवि है उसके लिए सुवर्ण का मतलब क्या है, सुंदर अक्षर, उसको सुवर्ण कहते हैं। ठीक है, सुवर्ण से बना है सुबरन। सु मतलब अच्छा, वर्ण मतलब अक्षर। तो सुंदर अक्षरों की खोज किसको रहेगी, कवि को, ताकि वो अच्छा लिख सके। सुवर्ण यानी चोर, चोर के लिए सुवर्ण का मतलब क्या है, सोना। सुवर्ण बोला जाता है ना, सुवर्ण, स्वर्ण, आपने स्वर्ण मंदिर सुना होगा, स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण से बना है सुवर्ण, तो उसका रेफरेंस वहां से है। और एक और सुवर्ण का अर्थ यानी सुंदर फीचर्स वाली नारी, यानी जिसके नैन नक्श, जिसकी जो सुंदर हो बहुत, उसकी खोज व्यभिचारी यानी जो गलत दृष्टि रखता है उसको रहती है। ठीक है, तो इस तरह से शब्द एक ही बार आएगा पर उसका अर्थ बदल जाएगा, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जसवीर अब बेटा क्लियर होगा। डाउट प्रवेश पूछो तो तब आएगा ना, पूछा ही नहीं आपने। चलिए खत्म। ओके, तो इस तरह से आपका पूरा टॉपिक खत्म है। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं जिसे आप नेक्स्ट क्लास में करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये था आज का पूरा टॉपिक। अब ले लेते हैं आज का लीडर बोर्ड, जिसमें सबसे पहले पर है रामरूप, फिर उत्कर्ष, फिर मिसबा, फिर मेधावी, जययश और सूर्यांश, रोहित, रौनक, चंदन और आकांक्षा। चलिए बहुत बहुत बधाई, और अच्छा आप लोगों ने आंसर करा है। इसी तरीके से बाकी सभी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे। नोट्स आप लोग बिल्कुल एज इट इज उतार सकते हैं। इन्हीं जो मैंने आपको बेटा, एक चीज है, जो एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए केवल इतने याद कर लो, इतने ही सिर्फ याद कर लो, इतने से ही आपके एग्जाम में आएंगे। काहे को परेशान हो रहे हो, मैंने तुमसे कहा है ना, इतने ही याद कर लो, इसी में से आएगा पेपर। इतने 11-12 एक अलंकार के मैंने अनुप्रास के ज्यादा करा दिए, क्योंकि उसमें ज्यादा बन जाते हैं। यमक के जो आ सकते हैं वही कराए हैं, और देख लो वो आएंगे भी पेपर में। कहोगे अरे मैडम कही थी, शिखा मैडम की बात सही हुई है, ये तो आ गया वही क्वेश्चन। ठीक है, तो यही करके जाओ, आपके बुक में भी इसी तरह से मिलेंगे, हो जाएगा तैयार। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।